नमस्कार दोस्तों। आज मैं ये माननीय राहुल गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जो उनके परदादा कह लीजिए या उनके माँ के जो या दादी के जो पिता हुए उन्हीं पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं बता दे रहा हूँ कि जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने आपको जो तत्कालीन अध्यक्ष जो कामराज थे वो गरीब परिवार से थे, दलित भी थे और बहुत गरीबी में कष्ट बीता था उनका। उन्होंने तन मन धन से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी बने और माननीय पर जवाहरलाल नेहरू ने उनके छत्र छाया में रह करके सारे कार्यों को अंजाम दिया। जबकि वो इतने गरीब थे कि जिस कपड़ा की दुकान में काम करते थे उसी कपड़ा की दुकान पे वो रात्रि में सो जाते थे, इससे अपना जीवन निर्वाह करते थे। उसी तरह से आज माननीय राहुल गांधी जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष बने हैं, बहुत गरीब परिवार के हैं, उन्होंने बहुत कष्ट झेला है, तो बहुत मुश्किल से पढ़ाई की है। और इसमें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि कामराज 5वीं पास थे और जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पढ़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनको पार्टी अध्यक्ष बनाया, उनके छत्र छाया में काम किया। माननीय राहुल गांधी जी भी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, उसके बावजूद ही मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनाया, जो अभी तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष है। उनके नेतृत्व में कर्नाटका में भारी बहुमत से या भारी सीटों से कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से कामराज को रिस्पेक्ट किया जवाहरलाल नेहरू ने एक पार्टी अध्यक्ष के रूप में, उनके द्वारा सुझाए गए सारे कामों का किया। उनका जो निर्णय होता था उसको वो मानते थे और उन्होंने 2 शक्तिशाली प्रधानमंत्री देश को दिया, जो एक माननीय लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने 65 की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटा दिया और यहाँ तक कि जो भारतीय सेना थी वो लाहौर तक पहुँच चुकी थी। लेकिन ताशकंद में जो समझौता हुआ, जो उसमें तत्कालीन यूएसएसआर का पार्ट था, उज्बेकिस्तान की राजधानी, वहीं पे संदेहास्पद स्थिति में उनकी डेथ होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाया और भारतीय सेना वो लाहौर तक पहुंची। उसके बाद उन्होंने एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री और दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने पाकिस्तान को 2 फाड़ करके बांग्लादेश बनाया, जो 1971 ईस्वी में बना। और उस समय चाइना को भी हिम्मत नहीं हुई कि या तो लाल बहादुर शास्त्री को रोक सके या श्रीमती इंदिरा गांधी जी को रोक सके। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, अब देख लीजिए चाइना पाकिस्तान किस तरह से आतंक मचाए हुए है कि चाइना तो डेली भारतीय भूमि को निगल ही रहा। और 18वें दौर की बात 18 दौर की वार्ता हो चुकी है, सैन्य वार्ता 19वें दौर की होने वाली। उसी तरह से राहुल गांधी जी ने भी मनमोहन सिंह को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। और उन्होंने जो 1991 का जो एलपीजी का दौर आया था, उसमें वो वित्त मंत्री थे। उन्हीं के एलपीजी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ, लोगों को रोजगार मिला और भारत के लोग सशक्त हुए, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग। उसी तरह से जब ये 2004 में प्रधानमंत्री बने, जिनकी कार्यकाल 2014 तक रहा, तो देश की बहुमुखी विकास हुई। कुछ कमियां भी रहीं, लेकिन उस कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से अगर राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू की तुलना की जाए तो कहीं न कहीं राहुल गांधी जी नेहरू जी के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने जो उस समय के जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जो मंत्रिमंडल में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो उद्योग मंत्री थे, उन्होंने 1947 से लेकर 50 तक उनकी जो भी बातें होती थी, उनका जो भी उचित निर्णय होता था, वो सब उनको मानते थे। जबकि उनको पता था कि ये मेरे नीतियों के विरोधी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें उद्योग मंत्री थे, उनकी सारी बातों को माना। 1991 में उन्होंने जनसंघ की गठन की, जो 1980 में आकर के भारतीय जनता पार्टी का
पार्टी के रूप में उसका उभार होता है। आज के जो दौर में जो अभी अध्यादेश को लेकर चल रहा है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए जो सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जो राज्यसभा में जो विपक्षी एकता या विपक्षी पार्टियां जो एकता स्थापित कर रही हैं कि विरोध करने के लिए, तो मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुरोध करता हूं कि इस अध्यादेश का विरोध करें। इस भावना से नहीं कि आम आदमी पार्टी ने उनको डैमेज किया है, चाहे उनको प्रतिद्वंदी है, कुछ नहीं। समुद्र समुद्र ही होता है, और समुद्र का अगर एक बूंद पानी निकाल दिया जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चलते आपकी तुलना आम आदमी पार्टी से नहीं हो सकती। आपने आज़ादी के बाद से लंबे दौर तक, क्या 99% जो वर्षों में आपका शासन रहा, वो बीच बीच में कोई पार्टियों के शासन आई, चाहे वो रामों बामों के हो जाए और किसी पार्टी की, जब बीजेपी की हो। ये चलते लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश की जनता की हितों की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए इससे विपक्ष पार्टियां अध्यादेश का विरोध कर रहा है, वैसे भी आपको करना चाहिए। इससे आपका देश समाज में मान मर्यादा ही बढ़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तभी ये पार्टियां बची हुई है, तभी आप बच रहे हैं, सब लोग बच रहे हैं। इस चलते इस पर असमंजस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोऑर्डिनेशन करके इसका विरोध करना चाहिए। वो राजनीति में हित अहित होते रहती है, और एक बार फिर ऐसा भी दौर आया कांग्रेस का कि लोगों ने माना कि अब कांग्रेस पार्टी खत्म हो, लेकिन फिर भी जब यूपीए अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी बनी, तो फिर ही अपने चरम सीमा पर पहुँचा। उसी तरह से फिर कांग्रेस चरम सीमा पर पहुँच रही है, और आने वाले चुनाव में भी जो इस साल होने वाले हैं, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे मेघालय का हो। मैं मेघालय की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो 3-4 बड़े राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, अगर आपके पार्टी के जो स्थानीय नेता है आपस में कोऑर्डिनेशन बनाएं, चाहे वो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी हो या कमलनाथ जी हो, अगर इन लोग आपस में कोऑर्डिनेशन बनाएं, राजस्थान में सचिन पायलट जी हो या अशोक गहलोत जी हैं, और छत्तीसगढ़ में केटी सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अगर आपस में कोऑर्डिनेशन बनाएं, तो यहाँ पे भी आप भारी बहुमत से जीत सकते हैं। इसका मैं पहले भी प्रेडिक्शन किया था, कर्नाटका में, चाहे आपका हिमाचल में। चूँकि आप लोगों के पास हो सकता है कि उतना स्टडी करने का टाइम नहीं मिले, एडवाइज़र के भरोसे पर आप लोग चलते हैं, लेकिन हम लोग बहुत डीपली अध्ययन करते हैं, और बहुत डीपली अध्ययन का टाइम भी इस पर देता हूँ। और मेरा कोई पार्टी से न संबंध है, न कोई रिसर्च सेंटर से संबंध है। तो ये मुझ में बस एक ये है कि लोकतंत्र बचे, देश बचे, समाज बचे, जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं वो बचे, लोग देश के विकास से मजबूती दें, न कि धर्म के नाम पर अगर मान लीजिए कोई दंगा फसाद कर रहा है, बार बार अध्यादेश ला रहा है तानाशाही दिखाने के लिए, तो उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। जब एकत्व की बात हो, लोकतंत्र की रक्षा की बात हो, देश की हित की रक्षा की बात हो, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूती की बात हो, तो सबको एक होना चाहिए, चाहे विपक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। इसी कारण विपक्ष यहाँ ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल का गठन किया गया है बहुत पहले से, क्योंकि छाया मंत्रिमंडल का भी बातें को लोग वहाँ पे सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे छाया मंत्रिमंडल नहीं है। यहाँ पे जैसे लोग चाहते हैं वैसे चलाते हैं। इस चलते जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मान मर्यादा को रखने के लिए जो 11 मई का जो जजमेंट आया था, उसकी रक्षा के लिए भी आप लोग को सबको अध्यादेश का विरोध करना चाहिए राज्यसभा में। इसको समाप्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली में भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र के पार्ट्स है, अविटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। एक तरह से ये ब्रिटिश शासन को तानाशाही को बढ़ावा जैसे दिया गया था, दिया जा रहा है। जो डायरेक्टरी सिस्टम था कि हस्तांतरित विषय तुम रखो और रिजर्व विषय मेरे पास रहेगा, और रिजर्व विषय के रूप में कौन है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से इसको परेशान किया जाता है। विकास योजनाएं नहीं होती है, अपने स्तर से किसको पोस्टिंग करना है किसको नहीं करना है, और ख़ास करके ब्यूरोक्रेसी के पोस्टिंग में और ट्रांसफ़र में बहुत करप्शन है। यहाँ पे तय किया जाता है कि इस थाना में, इस जिला में किसको भेजा जाए, और पहले ही डील होता है कि कितना क्या लेन देन करना है, मेरी बातें को मानना है, किसको परेशान करना नहीं करना है, ये सब वहाँ पे डिसाइड होती है।
और ये सब लोग देख रहे हैं कि आज देश में जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं किस तरह से परेशान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को इस पे अपने लोगों को बैठाया जाता है। इस चलते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जवाहर नेहरू ने एक 5वीं पास कामराज जी को पार्टी अध्यक्ष बनाया, उन्होंने भारत को बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री दिए, जो आज तक मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है, जबकि वो 5वीं पास है। तो मेरा कहने का मतलब है कि टैलेंट परफॉर्मेंस किसी का गिरवी नहीं होता है, चाहे वो गरीब रहे चाहे अमीर रहे। सब लोग भगवान का ही रूप लेकर के या भगवान का ही कहीं विश्वास पर जो भी वो जन्म लेते हैं, चाहे वो दलित हो चाहे वो अमीर हो। और कहीं ना कहीं जो ओबीसी SC ST माइनॉरिटी ने जो देश के विकास में योगदान दिया है वो किसी ने नहीं दिया। चूँकि वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था कि जिस माइनॉरिटी जिस मुस्लिम ने खुददारी के साथ देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी, उनको भारत से जाने का कोई अधिकार नहीं, ना कोई उसको भगा सकता। तो इसकी बात मैं कह रहा हूँ। इस चलते अभी इस पर जो मैं विचार जो व्यक्त कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं राहुल गांधी नेहरू जी के रास्ते पर चल रहे हैं, जो समाजवाद में, डेमोक्रेसी में, संविधान में, लोकतंत्र में इसमें विश्वास करते थे। और बहुत लंबे समय तक जो कांग्रेस का शासन का जो कारण रहा, यही सब बात रही। फिर मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी नेहरू जी के रास्ते पर बढ़ रहे हैं और फिर एक लंबे समय तक कांग्रेस का राज कायम हो सकता है। थैंक यू।